इजराइल के हमले के बाद ईरान की जनता क्या चाहती है? उस वक्त तक जब तक जंग है। शुक्रवार को हमले के बाद ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल पर 150 मिसाइलें दागी। इनमें से 6 राजधानी तेल अवीव पर गिरी। हमले के शुरुआती 24 घंटों में ईरान के करीब 140 तो इजराइल के 3 लोग। पहली बार इजराइल ने ईरान को बेहद खास तरीके से हवाई मिशन में ठोका। एक्सपर्ट क्यों कह रहे हैं? इजराइल ने भारतीय तरीके से किया ईरान पर जोरदार एक्शन। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन को दुनिया क्यों कह रही ऑपरेशन सिंदूर जैसा मिशन? इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को उनके घरों में घुसकर बनाया निशाना। इधर ईरान के पास ऐसा क्या है जो वो ना तो अमेरिका से डरता है, ना ही इजराइल के हवाई हमलों से? क्या ईरान दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को बंद करके पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है? इस पूरे खेल में चीन और रूस चुपचाप ईरान की मदद क्यों कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका और ईरान में सीधी जंग छिड़ गई तो कौन जीतेगा और दुनिया पर इसका क्या असर होगा? आज मिडिल ईस्ट की धरती पर एक ऐसी चिंगारी भड़की है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। खबर आ रही है कि इजराइल ने अल सुबह ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ा और गुप्त सैन्य अभियान शुरू कर दिया है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद ने तेहरान सहित ईरान के कई बेहद संवेदनशील इलाकों में एक साथ गुप्त मिशनों को अंजाम दिया है। कहा जा रहा है कि मोसाद के एजेंटों ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और उसके एयर डिफेंस सिस्टम के दिमाग को ही हैक करके उसे अपाहिज बना दिया है। इजराइल ने बिल्कुल भारत के स्टाइल में ईरान में सैन्य मिशन किया है। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में किया था, इससे ईरान पूरी तरह से हिल चुका है। यही नहीं, ईरान की अपनी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने यह पुष्टि की है कि उसके 2 बड़े परमाणु वैज्ञानिक रहस्यमयी तरीके से मारे गए हैं। इस ऑपरेशन ने ईरान को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। इजराइल इस बार आर पार के मूड में दिख रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान, अमेरिका और इजराइल की आंखों में इतना क्यों खटक रहा है? क्यों ईरान अकेले दम पर अमेरिका को भी चुनौती दे रहा है और इजराइल जैसे शक्तिशाली देश को भी ललकार रहा है? ऐसा क्या है ईरान के पास जो उसे इतना बेखौफ बनाता है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो सवाल वही है, क्या अमेरिका और इजराइल जैसी 2 महाशक्तियों के सामने ईरान वाकई टिक सकता है? कागज पर देखें तो ये लड़ाई एक हाथी और चींटी की लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ईरान की असली ताकत उसके टैंक, तोप या लड़ाकू विमान नहीं है। ईरान की ताकत छिपी है उसकी रणनीति में, उसकी जियोग्राफिक लोकेशन में और उसके उन 8 स्तंभों में जो उसे एक बेहद खतरनाक दुश्मन बनाते हैं। चलिए आज ईरान की ताकत का पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि उसके तरकश में कौन कौन से तीर हैं। ईरान का पहला और सबसे खौफनाक हथियार है उसकी मिसाइलों और ड्रोन्स की सुनामी। ईरान के पास हजारों की संख्या में अलग अलग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें और किलर ड्रोन्स का जखीरा है। ये मिसाइलें इजराइल के किसी भी शहर से लेकर सऊदी अरब के तेल के कुओं तक कहीं भी मार कर सकती हैं। आप कहेंगे कि इजराइल के पास तो दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है। बिल्कुल है, लेकिन ईरान की रणनीति क्वालिटी पर नहीं क्वांटिटी पर आधारित है। वो सैचुरेशन अटैक, यानी एक साथ इतनी मिसाइलें दागो कि दुश्मन का डिफेंस सिस्टम भी चकरा जाए, की रणनीति पर काम करता है। सोचिए, एक ही समय पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन अलग अलग दिशाओं से इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं। आयरन डोम कितनों को रोकेगा? 10, 20, 50, 100। आखिर में कुछ मिसाइलें तो अपना टारगेट हिट कर ही देंगी और वो तबाही मचाने के लिए काफी होंगी। यही डर इजराइल और अमेरिका को सताता है। ईरान को पता है कि वो एयरफोर्स में अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत इस मिसाइल और ड्रोन की फौज को खड़ा करने में लगा दी है, जो जंग की सूरत में गेम चेंजर साबित हो सकती है। ईरान का दूसरा स्तंभ है उसकी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, यानी IRGC। इसे ईरान की राजनीतिक सेना कहना ज्यादा सही होगा। ये कोई आम फौज नहीं है जो सिर्फ सरहदों की रक्षा करती है। IRGC एक समानांतर सरकार है, एक स्टेट के अंदर दूसरी स्टेट। इसके पास अपनी खुद की नेवी, अपनी एयरफोर्स, अपनी मिसाइल कमांड और दुनिया भर में फैला एक शक्तिशाली इंटेलिजेंस नेटवर्क है। ये सिर्फ लड़ती नहीं, बल्कि ईरान की राजनीति, उसकी अर्थव्यवस्था और उसके परमाणु प्रोग्राम को भी कंट्रोल करती है। देश की सबसे बड़ी कंपनियां IRGC के हाथ में हैं। इसका सुप्रीम लीडर सीधे ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता को रिपोर्ट करता है, राष्ट्रपति को भी नहीं। ये IRGC ही है जो ईरान के सबसे कट्टर और वफादार लड़ाकों से बनी है। ये किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। जब अमेरिका या इजराइल ईरान पर हमले की सोचते हैं तो उनका सामना सिर्फ ईरानी सेना से नहीं, बल्कि इस कट्टर और बेहद ताकतवर IRGC से होता है, जिसकी जड़ें ईरान के समाज में बहुत गहरी हैं। इन्हें हराना मतलब पूरे ईरान के सिस्टम को उखाड़ फेंकना, जो लगभग नामुमकिन है। ईरान का तीसरा और सबसे घातक हथियार है दुनिया भर में फैले उसके पिट्ठू, यानी प्रॉक्सी लड़ाके। ईरान सीधे जंग में कूदने से बचता है। वो अपने दुश्मनों को अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए थकाता है और उन्हें परेशान करता है। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती विद्रोही, सीरिया और इराक में शिया मिलिशिया, ये सब ईरान के ही पाले हुए लड़ाके हैं जो ईरान के एक इशारे पर इजराइल या अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2019 में देखने को मिला था, जब यमन के हूती विद्रोहियों ने ड्रोन से हमला करके सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल फैक्ट्रियों को आग के हवाले कर दिया था। हमला हूतियों ने किया, लेकिन रिमोट कंट्रोल तेहरान में था। इस एक हमले से दुनिया भर में
में तेल की सप्लाई पर असर पड़ा था। इस प्रॉक्सी नेटवर्क की वजह से ईरान को प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी मिल जाती है, यानी वो हमला करके भी कह सकता है कि ये तो हमने किया ही नहीं। ये प्रॉक्सी लड़ाके अमेरिका और इजराइल के लिए एक ऐसा सिरदर्द है जिसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। अब बात करते हैं ईरान के चौथे और सबसे बड़े रणनीतिक हथियार की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल। हॉर्मुज झलड़ मरुमध्य, ये वो संकरा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ता है। दुनिया का लगभग 30% समुद्री तेल व्यापार इसी रास्ते से होता है। भारत, चीन, जापान और यूरोप की इकोनॉमी इसी रास्ते पर निर्भर है और इस रास्ते के एक तरफ बैठा है ईरान। अगर जंग छिड़ती है तो ईरान को बस इस रास्ते को ब्लॉक करना है। वो यहाँ समुद्री सुरंगें बिछा सकता है या अपनी मिसाइलों से तेल के टैंकरों को निशाना बना सकता है। अगर ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई ठप हो जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर पहुंच जाएंगे, शेयर बाजार क्रैश हो जाएंगे और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ जाएगी। कोई भी देश, यहाँ तक कि अमेरिका भी, ये जोखिम नहीं उठा सकता। ईरान की ये भौगोलिक ताकत ही उसकी सबसे बड़ी ढाल है जो अमेरिका को सीधा हमला करने से रोकती है। ईरान का पांचवां स्तंभ है उसके नए दोस्त रूस और चीन। अमेरिका के प्रतिबंधों ने ईरान को इन दोनों देशों के और करीब ला दिया है। ईरान ने चीन के साथ 25 साल का एक विशाल रक्षा और व्यापार समझौता किया हुआ है, जिसके तहत चीन ईरान में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। बदले में ईरान उसे सस्ता तेल दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस ईरान का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बन गया है। खबरें हैं कि रूस ईरान को दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और नए लड़ाकू विमान दे रहा है। अगर ईरान को S-400 मिल गया तो इजरायली या अमेरिकी लड़ाकू विमानों के लिए ईरान के आसमान में घुसना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रूस और चीन का साथ मिलने से ईरान अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला नहीं है। उसके पीछे दो बड़ी ताकतों का हाथ है जो अमेरिका को कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले सोचने पर मजबूर करता है। ईरान की छठी ताकत है उसकी धरती के नीचे दबा कुदरती खजाना। ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल का भंडार है। अलावा उसकी जमीन में तांबा, लोहा, जिंक और लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज भी भारी मात्रा में मौजूद हैं। आज की तारीख में जब दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, इन खनिजों की कीमत सोने से कम नहीं है। अगर ईरान में जंग होती है तो इन सभी चीजों की सप्लाई चेन टूट जाएगी। इसका सीधा असर दुनिया भर की इंडस्ट्री पर पड़ेगा। मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। ये ईरान का एक और आर्थिक हथियार है जो दुनिया को यह सोचने पर मजबूर करता है कि ईरान से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ सकती है। सातवां पॉइंट फिर से ईरान की भौगोलिक पकड़ से जुड़ा है, लेकिन इसका असर और भी गहरा है। हॉर्मुज पर कंट्रोल की वजह से ईरान को दुनिया का तेल ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। यहाँ से हर रोज लगभग 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। ईरान को इस ट्रैफिक को रोकने के लिए जंग की भी जरूरत नहीं है। वो चाहे तो यहाँ से गुजरने वाले जहाजों की चेकिंग के नाम पर या कोई सैन्य अभ्यास करके भी ट्रैफिक को धीमा कर सकता है या कुछ दिनों के लिए रोक सकता है। इतना करना ही तेल के बाजार में सुनामी लाने के लिए काफी है। ये ईरान के हाथ में एक ऐसा रेगुलेटर है जिसे वो अपनी मर्जी से घुमाकर पूरी दुनिया की इकोनॉमी की धड़कनें ऊपर नीचे कर सकता है। ये ताकत उसे बिना एक भी गोली चलाए मोल भाव करने की जबरदस्त क्षमता देती है। और ईरान का आठवां और आखिरी स्तंभ है स्मार्ट वॉर का खिलाड़ी होना। ईरान जानता है कि वो आमने सामने की पारंपरिक लड़ाई में अमेरिका से नहीं जीत सकता, इसलिए वो सीधे लड़ने की गलती कभी नहीं करता। वो असिमेट्रिक वॉरफेयर यानी अप्रत्यक्ष युद्ध का मास्टर है। वो साइबर अटैक में माहिर है। वो अमेरिका और इजराइल के पावर ग्रिड, सरकारी वेबसाइटों और फाइनेंशियल सिस्टम पर लगातार साइबर हमले करता रहता है। वो अपने घातक ड्रोन्स का इस्तेमाल करके सटीक हमले करता है, जैसा हमने सऊदी अरब में देखा। और वो अपने प्रॉक्सी लड़ाकों का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को हजारों मील दूर उलझाए रखता है। मजे की बात यह है कि अब अमेरिका भी इराक और अफगानिस्तान के बाद सीधे युद्ध में फंसने से बचता है। तो अब ये लड़ाई तोपों और टैंकों की नहीं बल्कि स्मार्ट वॉरफेयर की बन गई है और इस खेल में ईरान एक मंझा हुआ खिलाड़ी है। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि जब ईरान इतना ही ताकतवर और खतरनाक है तो अमेरिका उससे डरता क्यों है? डर शब्द शायद सही नहीं। अमेरिका ईरान से डरता नहीं बल्कि उससे उलझने के नतीजों से डरता है। चलिए पहले कागजी ताकत का वो फर्क देख लेते हैं जो किसी को भी हैरान कर दे। अमेरिका का सालाना रक्षा बजट लगभग 690 अरब डॉलर है, जबकि ईरान का महज 6.2 अरब डॉलर। यानी अमेरिका अपनी सेना पर ईरान से 100 गुना से भी ज्यादा खर्च करता है। अमेरिका के पास 21 लाख से ज्यादा की विशाल सेना है तो ईरान के पास 9 लाख से भी कम। आसमान में अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा लड़ाकू विमानों, बॉम्बर्स और हेलीकॉप्टरों की फौज है, जबकि ईरान 13,000 से ज्यादा के पास 500 से कुछ ज्यादा, जिनमें से ज्यादातर पुराने हैं। जमीन पर अमेरिका के पास 6,000 से ज्यादा आधुनिक टैंक हैं तो ईरान के पास 1,600 के करीब। और सबसे बड़ा फर्क, अमेरिका के पास 4,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जबकि ईरान के पास आधिकारिक तौर पर एक भी नहीं। अमेरिका के पास 24 विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो तैरते हुए शहर की तरह हैं और दुनिया में कहीं भी हमला कर सकते हैं, जबकि ईरान के पास एक भी नहीं। ये आंकड़े देखकर तो कोई भी कहेगा कि अमेरिका चाहे तो ईरान को कुछ ही दिनों में धूल चटा सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये आंकड़े सिर्फ आधी सच्चाई बताते हैं। अमेरिका का डर इन आंकड़ों के पार है। अमेरिका को पता है कि ईरान को हराना शायद मुमकिन हो, लेकिन इस जीत की जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा होगी। पहला डर, जैसा हमने बताया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी और अमेरिका समेत
समेत पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। दूसरा डर है एक लंबी और खूनी जंग में फंस जाने का। ईरान इराक या अफगानिस्तान नहीं है, वो एक बड़ा देश है जिसकी आबादी 9 करोड़ के करीब है और जहाँ के लोग बेहद राष्ट्रवादी हैं। बाहरी हमले की सूरत में वो एकजुट हो जाएंगे। वहाँ की जमीन पहाड़ी और जटिल है जो किसी भी हमलावर सेना के लिए कब्रगाह बन सकती है। अमेरिकी सेना वहाँ सालों तक फंसी रह सकती है, जैसा वियतनाम में हुआ था। तीसरा डर है ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क का। जैसे ही अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, ईरान के प्रॉक्सी लड़ाके पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों, उसके सैनिकों और इजराइल पर हमलों की बौछार कर देंगे। ये जंग सिर्फ ईरान की धरती पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी, जिसे संभालना नामुमकिन हो जाएगा। चौथा डर है ईरान के साइबर हमलों का। ईरान अमेरिका के पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम और कम्युनिकेशन नेटवर्क को निशाना बनाकर अमेरिका को अंदर से ही नुकसान पहुंचा सकता है। संक्षेप में, अमेरिका ईरान से इसलिए नहीं डरता कि वो हार जाएगा, बल्कि इसलिए डरता है कि इस जंग की कोई साफ सुथरी और आसान जीत नहीं है। ये एक ऐसी दलदल है जिसमें अमेरिका फंसना तो चाहेगा लेकिन निकल नहीं पाएगा। इस जंग की आर्थिक, राजनीतिक और मानवीय कीमत इतनी ज्यादा होगी कि अमेरिका उसे चुकाना नहीं चाहता। तो अंत में तस्वीर ये बनती है कि ईरान अपनी सैन्य कमजोरियों को अपनी रणनीतिक ताकतों से ढंक लेता है। वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो जानता है कि वो बाहुबल में नहीं जीत सकता, इसलिए वो बुद्धि और धूर्तता का इस्तेमाल करता है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जैसे इजरायली हमले उसे भले ही कुछ समय के लिए नुकसान पहुंचा दें, लेकिन ईरान की असली ताकत को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी ताकत उसकी मिसाइलों में नहीं बल्कि उसकी सोच, उसकी लोकेशन और उसके इरादों में है। ये शतरंज की एक ऐसी बाजी है जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल जैसे शहंशाह हैं, तो दूसरी तरफ ईरान जैसा एक वजीर है जो भले ही अकेला हो लेकिन पूरे खेल को पलटने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, ये थी ईरान की ताकत की असली कहानी। आपको क्या लगता है, क्या ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जैसी कार्रवाइयां ईरान को रोक पाएगी? क्या अमेरिका को कभी न कभी ईरान के साथ सीधी जंग में उतरना ही पड़ेगा? और इस पूरे खेल में भारत को किसका साथ देना चाहिए और उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।